क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 243 अर्थात 243 के बारे में, जिसमें समस्त स्थानीय स्वशासन की समस्त इकाइयों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी हमारे जो राष्ट्रपिता है, जिनका स्वतंत्रता आंदोलनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गांधी जी का सपना था कि भारत है वो गांवों में बसता है, सबसे पहले गांवों का विकास होना चाहिए। प्राचीन समय में राजशाही व्यवस्था चलती थी, तानाशाही व्यवस्था चलती थी, जिसके कारण शक्ति का संपूर्ण केंद्र राजा हुआ करता था। राजा जैसा चाहता था वैसा ही चलता था। तो हमारे देश में गांधी जी ने कहा भी भारत है वो गांवों में बसता है, सबसे पहले गांवों का विकास होना चाहिए, तभी है वो आजादी का सार्थक रूप है वो निकल सकेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मूल संविधान में स्थानीय स्वशासन की बात नहीं की गई है, बल्कि संविधान में संशोधन किया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई। भाई सबसे पहले ग्राम स्तर पर, फिर पंचायत समिति स्तर पर सबको सब क्लोजेस में बांटा गया, ताकि केंद्र की जो शक्तियां है वो स्थानीय स्तर पर ज्यादा, तभी गांवों को स्थानीय निकायों को ज्यादा तभी लाभ मिलेगा जब संविधान है वो उनको संरक्षण देगा। विकास का माध्यम है, जब तक गांव है वो स्थानीय इकाई नहीं बनेगी तब तक वहां का सार्थक रूप नहीं निकलेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। स्थानीय स्वशासन जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला परिषद है, और वहीं नगरों में शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई, नगर परिषद की स्थापना की गई और नगर निगमों की स्थापना की गई। ये क्या क्या इकाइयां हैं, इनको संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के बाद में सभी को संविधान के अनुच्छेद 243 में जोड़ा गया है। और 243 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, हर परीक्षा में चर्चा में रहता है, क्योंकि ये स्थानीय स्वशासन को इसके द्वारा मान्यता मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 243 कंप्लीट, 243 ए से लेकर जेड जी तक कंप्लीट आर्टिकल्स को एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, किस आर्टिकल में किसकी चर्चा की गई है। तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन। अंग्रेजों के टाइम में भी स्थानीय स्वशासन की नींव है वो अंग्रेजों ने रखी थी। तो उसके बाद में हमारा जब देश आजाद हुआ, संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली, तो सबसे पहले गांवों में ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन को लागू करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। सबसे पहले वो 73वां संविधान संशोधन किया गया, 33वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 73वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये 73वां संविधान संशोधन किया गया। ये जो 73वां संविधान संशोधन है वो किया गया 1992 में, और ये लागू हुआ था स्थानीय स्वशासन इकाइयों को मान्यता प्रदान करने के लिए। ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1973 को स्थानीय स्तर पर। इसका मुख्य उद्देश्य था भाई ग्रामीण स्थानीय जो निकाय है उनको संवैधानिक मान्यता प्रदान करना। इसके स्तर पर सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इस एजेंडा को बनाने वाली समिति का क्या नाम था? अगर आपको पूछे त्रिस्तरीय पंचायती का जो एजेंडा किसने तैयार किया था, तो उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बलवंत राय मेहता समिति। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था का एजेंडा तैयार किया था, मेहता समिति। और ये समिति है वो 1957 में बनी थी। इसका सन देकर भी पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति कब की है? 1957 की है। इसी समिति की सिफारिश थी कि हमारे देश में है वो स्थानीय निकायों को 3 स्तर पर बांटा जाए। कौन से 3 स्तर है वो अभी हम पढ़ेंगे। समितियां तो बहुत बड़ी थी, जैसे अशोक मेहता समिति है, ML सिंघवी समिति है, PK थुंगन समिति है। इन्होंने अलग अलग डिमांड रखी। भाई अशोक मेहता समिति ने कहा भी हमारे स्थानीय निकायों को 2 भागों में बांटो, किसी ने कहा 1 भागों में बांटो। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को है वो माना गया और संविधान में जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति की ये सिफारिश थी भी हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहिए। कौन कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी? देखो, सबसे पहले गांव होता है सबसे निचले स्तर पर, ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर जिस संस्था को रखा गया उसका नाम था ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन किया गया।
ग्राम पंचायत सबसे बड़ी निकाय होती थी और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता था वो होता था सरपंच। और सरपंच है वो प्रत्यक्ष रूप से उस गांव की ग्राम पंचायत में जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जैसे जिनका मतदाता सूची में नाम होता है, जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, उस गांव के समस्त ग्रामीण जन मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं। यह तो निर्वाचित होकर आते हैं। उसके बराबर एक लोक सेवक होता है। गांव का सबसे बड़ा ग्राम विकास अधिकारी होता है जिसका नाम होता है वीडीओ। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इसका नाम पहले इसका नाम होता था ग्राम सेवक, इसका नाम चेंज करके ग्राम विकास अधिकारी कर दिया है, जो लोक सेवक का काम करता है। गांव का सबसे बड़ा अधिकारी होता है प्रशासकीय अधिकारी, जिसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या ग्राम विकास अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। ग्राम विकास अधिकारी गांव का सबसे बड़ा प्रशासकीय अधिकारी होता है, वो होता है ग्राम विकास अधिकारी। वो प्राचीन समय में इसका नाम ग्राम सेवक हुआ करता था, ग्राम सेवक। अब इसका नाम चेंज करके वीडियो कर दिया ग्राम विकास अधिकारी। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ये इसका पहला स्तर हुआ। इससे छोटा बड़ा स्तर होता है जिसका इसकी समिति की सिफारिश थी। दूसरा होना चाहिए पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पर जो संस्था होगी उसका नाम होगा पंचायत समिति। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी और पंचायत समिति का जो मुखिया होगा वो होगा प्रधान। और इस प्रधान का निर्वाचन है वो उस ब्लॉक में आने वाली जितनी भी ग्राम पंचायतों के जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, जैसे सरपंच प्रतिनिधि हुए गए, ये सब मिलकर है वो प्रधान का चुनाव करेंगे। प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बल्कि सरपंच का चुनाव जनता प्रत्यक्ष तौर पर करती है। ये विशेष तौर से ध्यान रखें। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रधान का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो पंचायत स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसका नाम है ब्लॉक स्तर पर, जिसको बोला जाता है बीडीओ। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको बोला जाता है, वीडियो है वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण निकाय है इस समिति की वो थी जिला स्तर पर। जिला स्तर पर जिस निकाय का नाम रखा गया वो था जिला प्रमुख, जिला परिषद। जिला स्तर पर जिस संस्था की स्थापना की गई वो होगी जिला परिषद। और जिला परिषद का मुख्य होता है वो होता है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख। और जो जिला स्तर पर मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होता है उसको बोला जाता है जिला आयुक्त। जिला आयुक्त, जिला आयुक्त या संभागीय आयुक्त भी बोला जाता है। ये जिला स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इस प्रकार बलवंतराय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज संस्था को 3 भागों में बांटा गया। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होगा, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होगा और जिला परिषद का मुखिया है वो जिला प्रमुख होगा। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले भारत में कहां से स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से है वो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान भारत का वो पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्था को लागू किया। तो ये इसका भी ध्यान रखो। ये पंचायती राज व्यवस्था है इसका सबसे पहले शुभारंभ। पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस स्टेट से लागू हुई, तो राज्य नाम रखना है वो होगा राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया राजस्थान से। राजस्थान में पूछे तो जिला होगा नागौर। अगर नागौर में भी पर्टिकुलर गांव पूछे तो गांव है नागौर का बगदरी गांव। बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया नागौर जिले के बगदरी गांव से। और उसकी शुरुआत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस व्यवस्था का, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। ये थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ये तो ग्राम स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, ग्रामीण स्तर पर। और फिर
शहरों का स्थानीय स्तर पर विकास करने के लिए 73 के बाद में 74वां संविधान संशोधन लाया गया और शहरों में भी स्थानीय निकायों की स्थापना की गई और उनको भी संविधान में मान्यता प्रदान की गई। आर्टिकल 243 में उसको भी संविधान में मान्यता दी गई। 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम शहरों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों की स्थापना की गई। तो अब हम देखते हैं शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन। 73वां संविधान संशोधन है वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। आपको पूछे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो वो होगा 24 अप्रैल। क्यों? क्योंकि स्थानीय संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए ये 73वां संविधान संशोधन है वो 24 अप्रैल 1973 को लागू हुआ, इसीलिए इस दिन को पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 74वें संविधान संशोधन के बारे में, क्योंकि उसमें शहरी निकायों को मान्यता प्रदान की गई। चौहत्तरवां संविधान संशोधन, शहरों में भी स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई इसके द्वारा। अब देखते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन। फिर हम आगे चर्चा करेंगे आर्टिकल 243 के बारे में। ए से लेकर बी सी डी में किस संस्था का गठन किया गया है, किस आर्टिकल में किन चीजों के बारे में। तो शहरी स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई, इसीलिए संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया जिसका नाम है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान है वो संशोधन किया गया। कब? इसकी भी संशोधन की डेट है 1992। 1992 में भी 74वां संविधान संशोधन किया गया। एक इसका मुख्य उद्देश्य था, 74वां संविधान संशोधन क्यों किया गया, इसका उद्देश्य था शहरों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना। शहरों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना। शहरों में भी स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने के लिए 74वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन है वो 1 जून 1993 को लागू हुआ। 1 जून 1993 को लागू हुआ। अगर आपको पूछे 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो वो होता 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य शहरों में स्थानीय स्वशासन की नींव रखना। इस 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? संविधान में 12वीं अनुसूची किसके तहत जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें टोटल 18 विषयों को रखा गया स्थानीय स्वशासन के। भाई शहरों में किस प्रकार नालियों की व्यवस्था करनी है, शहरों में का शासन किस प्रकार चलाना है, विवाह पंजीकरण बनाना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, शहरों का सफाई करवाना, नालियों की सफाई करना, शहरों में विद्युत कनेक्शन की आपूर्ति करना, जो शहरों के स्थानीय कार्य होते हैं उनको करने के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें 18 विषयों को शामिल किया गया। एक ध्यान रखना, जो 73वां संविधान संशोधन हमने पहले पढ़ा है ना, उसमें के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में गांव का स्थानीय स्वशासन के टोटल 29 विषयों को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषयों को जोड़ा गया जिसमें शहरों का विकास किस प्रकार करना है उनके बारे में चर्चा की गई है। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इस शहरी स्थानीय निकायों को भी 3 भागों में बांटा गया। कि सबसे पहले सबसे छोटी इकाई होगी नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका वहां स्थापित होगी जहां 20,000 से लेकर 1 लाख तक के लोग निवास करते हो। उन शहरों में 1 लाख तक जनसंख्या, उन शहरों में नगर पालिका की स्थापना की जाएगी और नगर पालिका का मुख्य अध्यक्ष होगा, उसको नगर पालिका अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका का अध्यक्ष है वो नगर पालिका अध्यक्ष होगा। और दूसरी स्थान पर इस इकाई का नाम है नगर परिषद। नगर परिषद, नगर परिषद किन स्थानों पे होगी? जहां 1 लाख से अधिक, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में, 5 लाख तक जनसंख्या जहां होगी उन शहरों में
नगर परिषद की स्थापना की गई। 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या। नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको बोला जाता है सभापति। नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति बोला गया। और तीसरा निकाय है जिसका नाम है नगर निगम। नगर निगम कहां स्थापित होगा? नगर निगम की स्थापना वहां होगी जहां जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम की स्थापना होगी। और नगर निगम है, नगर निगम का जो मुख्य अध्यक्ष होगा उसको मेयर या फिर महापौर कहा जाता है। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है। शहरों में भी त्रिस्तरीय संस्थाओं की स्थापना की गई। नगर पालिका वहां स्थापित होगी जहां 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या। नगर पालिका का अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष बोला जाएगा। दूसरे स्तर पर नगर परिषद की स्थापना वहां की जाएगी जहां 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या, उसका अध्यक्ष सभापति होगा। तीसरा नगर निगम। नगर निगम वहां स्थापित होगा जहां 5 लाख से अधिक जनसंख्या हो, इसका अध्यक्ष मेयर या महापौर कहलाएगा। यह है 74वां संविधान संशोधन। अब हम देखेंगे जो 73वां संविधान संशोधन किया गया उसके तहत आर्टिकल 243 में कुछ सब क्लोज जोड़े गए जिसके तहत इनको मान्यता प्रदान की गई। उनको हम ट्रिक से पढ़ेंगे। भाई 243 में क्या है, 243 ए में क्या है, 243 बी सी डी, इस प्रकार पढ़ेंगे कंप्लीट आर्टिकल 243 के बारे में। आर्टिकल 243 में शहरी और ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन की जो जितनी इकाइयां हैं उनको संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 243 के बारे में। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की चर्चा की। ये आर्टिकल है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, विशेषकर जो ग्राम पंचायत स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जैसे वीडियो के एग्जाम हो गया, पटवारी का एग्जाम हो गया, ये आर्टिकल है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले आर्टिकल 243 में क्या है? आर्टिकल 243 में सबसे पहले ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों की परिभाषा दी गई है। ये तो याद ऐसे ही रह जाएगा, सबको हम ट्रिक से पढ़ेंगे। आर्टिकल 243 में परिभाषा 243 ए में है, ए का मतलब होता है असेंबली, इस प्रकार याद रखना। ए मतलब असेंबली। असेंबली, असेंबली किसको बोला जाता है? सभा को। इसीलिए 243 ए में है ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा, ग्राम सभा किसमें है? 243 ए में। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है निम्नलिखित कैसे किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन होगा 243 ए, 243 बी, 243 सी या 243 जेड। तो उत्तर करना है 243 ए में ग्राम सभा का गठन। याद कैसे रखना? ए मतलब असेंबली, 243 ए में ग्राम सभा है। फिर आर्टिकल 243 बी, बी का ऐसे याद रखना, बी मतलब बनाना, ग्राम पंचायतों का गठन। बी मतलब, बी से ऐसे याद रखना, बी का मतलब बनाना। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, बी मतलब बनाना। बनाना क्या? ग्राम पंचायत का गठन करना। ग्राम पंचायत का जो गठन है वो किसमें है? तो ध्यान रखना, ये वर्ड गठन याद रखना। बी मतलब बनाना, बनाना मतलब गठन करना। तो आर्टिकल 243 बी में ग्राम पंचायतों का गठन। आगे है 243 सी, सी मतलब संरचना। सी संरचना, ऐसे याद रखना, संरचना। सी मतलब संरचना। तो ग्राम पंचायत की जो संरचना है वो किसमें है? 243 सी में। इसमें ग्राम पंचायत की संरचना, सी से संरचना, इस प्रकार याद रख सकते हैं। फिर आर्टिकल 243 डी में, डी से याद रखना दबे हुए लोग। डी का मतलब दबे हुए लोग। दबे हुए लोग कौन से होते हैं? दबे हुए लोगों को आरक्षण देना पड़ता है फिर वो ऊंचे उठते हैं। तो डी मतलब ऐसे याद रखना, डी मतलब दबे लोग। डी मतलब दबे लोग, दबे लोगों को आरक्षण देना पड़ेगा। तो ग्राम पंचायतों में आरक्षण, ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण किन लोगों को दिया जाता है?
SC कैटेगरी को, ST कैटेगरी को, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर या फिर महिलाओं को आरक्षण तीनों को दिया जाता है ग्राम पंचायतों में। इसका याद मत रखना, सिर्फ डी रखना। 243 डी, डी का मतलब दबे लोग, दबे लोगों को आरक्षण देना है। तो ग्राम पंचायतों का आरक्षण किस आर्टिकल में? 243 डी में। डी का मतलब दबे हुए लोग, दबे लोगों को आरक्षण देना है, इस प्रकार याद रखना। फिर आर्टिकल 243 ई में, ई मतलब ईयर, ईयर मतलब वर्ष, सामान्यतः ईयर, ईयर ऐसे याद रखना, ई ईयर, ई ईयर, ईयर मतलब ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, वर्ष मतलब कितने वर्षों का होगा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल है वो किसमें? आर्टिकल 243 ई में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा। फिर आर्टिकल 243 ई के बाद में एफ, एफ का मतलब होता है फेल, फेल मतलब अयोग्यता। ग्राम पंचायत के सदस्यों के अयोग्यता कैसे निर्धारित होगी, वो एफ में। एफ का मतलब याद रखना फेलियर या फिर फेल। फेल कौन होता है? ग्राम पंचायत की अयोग्यता। अयोग्यता का निर्धारण किस आर्टिकल में? तो फिर योग वे याद रखना आर्टिकल 243 एफ में। एफ का मतलब फेल, फेल मतलब अयोग्य हो गया, जो अयोग्य है वही फेल होगा। तो इस प्रकार याद रखना ग्राम पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण है वो आर्टिकल 243 एफ में उल्लेख किया गया है। फिर आर्टिकल 243 एफ के बाद में जी आता है। जी में ऐसा याद रखना ग्रेट, ग्रेट लोगों, महान लोगों में शक्ति होती है। जी मतलब ग्रेट, इस प्रकार याद रखना। ग्रेट कौन? ग्रेट मतलब महान, महान लोगों में शक्ति होती है। तो ग्राम पंचायतों की जो शक्तियां हैं, ग्राम पंचायत की जो शक्तियां हैं वो किस आर्टिकल में है? ग्राम पंचायत की शक्तियां हैं वो आर्टिकल 243 जी में। जी मतलब ग्रेट, ग्रेट मतलब महान लोगों में शक्तियां होती है। तो ग्राम पंचायतों की शक्तियां हैं वो 243 जी में दी गई है। फिर 243 एच, एच का मतलब हाई टैक्स। एच का मतलब याद रखना हाई टैक्स, उच्च कर या फिर कर को ध्यान रखना थोड़ा। 243 एच में है वो कर की व्यवस्था है, ग्राम पंचायतों की कर की व्यवस्था। ग्राम पंचायतों में जो टैक्स होते हैं कर, वो है वो 243 एच में है। एच के बाद में 243 आई, आई का मतलब होता है इनकम। इनकम मतलब ग्राम पंचायतों में जो वित्त आयोग का गठन है, ग्राम पंचायतों में वित्त, ग्राम पंचायतों में वित्त पैसों से संबंधित निकाय है वो 243 आई में ग्राम पंचायतों की वित्त से संबंधित चर्चा की गई है। फिर आई का मतलब इनकम, इस प्रकार याद रख लेना, आई मतलब इनकम, ग्राम पंचायतों में जो वित्त से संबंधित कार्य है वो आर्टिकल 243 आई में। फिर 243 आई के बाद में जे, जे का मतलब होता है जस्टिस, जस्टिस करके याद रखना। जो भी ग्राम पंचायतों की जो न्यायिक समीक्षा है या न्याय संप्रेक्षा, न्यायिक समीक्षा वो किस आर्टिकल में है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए 243 जे में। इस प्रकार याद रखना आर्टिकल 243 जे, जे मतलब जस्टिस मतलब न्याय। ग्राम पंचायतों की जो न्यायिक संप्रेक्षा या न्यायिक समीक्षा है वो आर्टिकल 243 जे में है। फिर आर्टिकल अगला लेते हैं 243 के। के में क्या है? के में इस प्रकार याद रखना केएल, जिस प्रकार केएल राहुल एक क्रिकेट खिलाड़ी है ना, के मतलब केएल। इल का मतलब होता है इलेक्शन। ग्राम पंचायतों का जो चुनाव है, आपको ध्यान में होना चाहिए ग्राम पंचायतों का जो चुनाव प्रक्रिया है वो आर्टिकल 243 के में है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के रखना, कई परीक्षाओं में पूछा गया ग्राम पंचायतों का चुनाव किस आर्टिकल के तहत होता है? तो 243 के में है वो ग्राम पंचायत की जो चुनावी संरचना है उसके बारे में उल्लेख। अगला आर्टिकल है 243 जे, के बाद में एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ। आर्टिकल 243 एम में क्या है, एन में क्या है और 243 ओ में क्या है? सबसे पहले एल मतलब लागू होना, ऐसे याद रखना, एल मतलब लागू होना। भाई ग्राम पंचायतों का कहां पर लागू होगा? ग्राम पंचायतों का लागू होना किन क्षेत्रों पर ग्राम पंचायत है वो लागू होगी? भारत के किन राज्यों में, किन क्षेत्रों में? ये वो आर्टिकल 243 एल में, एल मतलब लागू होना, ग्राम पंचायतें किन क्षेत्रों में लागू होगी? एम मतलब मना करना,
एम मतलब मन्ना, इस प्रकार याद रखना। मन्ना मतलब कुछ क्षेत्रों में है वो ग्राम पंचायती नहीं बनेगी, कुछ क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों का न होना, ग्राम पंचायतों का न होना। कुछ किन क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें नहीं होगी वो 243 एम में है। एन का मतलब बना रहना, ऐसे याद रखना। एन मतलब बनना, एन बनना, बना रहना। किन क्षेत्रों में ग्राम पंचायत है वो बनी रहेगी, कहां पर विघटन हो जाएगा, ये बातें की गई। ग्राम पंचायतों का बना रहना, ग्राम पंचायतों का जो बना रहना किन परिस्थितियों में बनी रहेगी, बना रहना, यह है आर्टिकल 243 एन में। 243 ओ का मतलब याद रखना ऑब्जेक्शन, मतलब विवाद। ग्राम पंचायतों में अगर विवाद उत्पन्न होता है, ग्राम पंचायतों के चुनाव में या फिर किसी अन्य चीजों में विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी है वो न्यायालय में समीक्षा नहीं की जा सकती, ये भी याद रखना। न्यायालय वो समीक्षा नहीं कर सकता, न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया है, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ऑब्जेक्शन अगर विवाद होता है तो एक बार पुनः देखते हैं। यह है स्थानीय स्वशासन 243 में मान्यता प्राप्त। आर्टिकल 243 में परिभाषा दी गई है ग्राम पंचायत की। 243 ए का मतलब असेंबली, असेंबली मतलब ग्राम सभा होता है भाई, ग्राम सभा का उल्लेख आर्टिकल 243 ए में है। 243 बी मतलब बनाना, मतलब गठन। ग्राम पंचायत गठन बनाते किसको है, बना करके किसी चीज का गठन करते हैं तो ग्राम पंचायतों का गठन है वो 243 बी में है। 243 सी मतलब संरचना, तो ग्राम पंचायतों की संरचना 243 सी में। 243 डी का मतलब दबे हुए लोग, दबे हुए लोगों को आरक्षण दिया जाता है तो ग्राम पंचायतों का जो आरक्षण है वो आर्टिकल 243 डी में। ई का मतलब ईयर, ऐसे याद रखना। तो ग्राम पंचायत ईयर मतलब वर्ष होता है, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 243 ई में है। 243 एफ का मतलब फेलियर, फेल मतलब अयोग्यता, ग्राम पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण है आर्टिकल 243 एफ में होता है। 243 जी मतलब ग्रेट, ग्रेट यानी महान लोगों में शक्ति होती है, तो ग्राम पंचायतों की जो शक्तियां हैं वो 243 जी में है। फिर 243 एच मतलब हाई टैक्स, उच्च कर, तो कर से संबंधित याद रखना थोड़ा भाई। 243 एच में है वो ग्राम पंचायतों में कर की व्यवस्था है। 243 आई का मतलब होता है इनकम, इनकम मतलब वित्त, ग्राम पंचायतों का वित्त या इनकम से संबंधित आर्टिकल 243 आई में उल्लेख है। 243 जे मतलब जस्टिस, भाई ग्राम पंचायत है वो उनकी न्यायिक समीक्षा के बारे में उल्लेख है 243 जे में। फिर 243 के मतलब के एल राहुल, इस प्रकार याद रखें। ईएल का मतलब इलेक्शन, ग्राम पंचायतों का जो चुनाव है 243 के में होता है। 243 एल मतलब लागू होना, किन क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें लागू होगी। 243 एम मतलब मना करना, कुछ क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें लागू नहीं होगी। 243 एन मतलब बना रहना, ग्राम पंचायत किन क्षेत्रों में बनी रहेगी, मतलब विघटित नहीं होगी। 243 ओ में ओ का मतलब ऑब्जेक्शन, ग्राम पंचायतों का विवाद होता है अगर चुनाव से संबंधित तो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये कंप्लीट है 243 की जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के आर्टिकल। और 243 ओ के बाद में पी से लेकर 243 पी से लेकर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, जेड जी तक है वो शहरी स्थानीय निकायों के बारे में चर्चा की गई है। इसकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में, भाई शहरी स्थानीय स्वशासन के आर्टिकलों में क्या क्या है। तब तक आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।